आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस और इसके कुछ प्रॉपर्टीज पे। तो जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है इक्विपोटेंशियल, इक्वी का मतलब होता है बराबर और पोटेंशियल यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो ऐसा सरफेस जहां पर कि हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर हो वही होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहां से आगे बढ़ते हुए चलिए देख लेते हैं, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं कि अगर मान ले कहीं पर एक चार्ज है, यहां पर मान ले एक पॉजिटिव Q अमाउंट का चार्ज है, तो ये अपने आसपास का जो रीजन होगा ये इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट में बनाएगा। अगर मान ले हम एक ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस ढूंढ रहे हैं इस रीजन में जो कि 5 वोल्ट का हो। 5 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट में पोटेंशियल हो 5 वोल्ट का। तो मान लेते हैं एक पॉइंट जहां पर कि 5 वोल्ट का पोटेंशियल है, वो है ये पॉइंट। उसी तरह से हमें और भी पॉइंट्स मिलने वाला है जहां पर कि 5 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट, फॉर एग्जांपल और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। थोड़ा यहां से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमें पता है ये पॉइंट, इसका पोटेंशियल अगर मान ले जैसे कि हमने माना 5 वोल्ट का है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है r। तो फिर जैसे कि हमें पता है कि पोटेंशियल ये होता है ड्यू टू अ चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यहां पर ये पॉइंट चार्ज है, ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज जो पोटेंशियल बनेगा इसके आसपास के रीजन में किसी एक पॉइंट में, अगर वो पॉइंट r डिस्टेंस दूर हो तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है जिसके कारण कि इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है हर पॉइंट में, Q डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का, जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट में हम पोटेंशियल पता कर रहे हैं उसका डिस्टेंस फ्रॉम दैट चार्ज। तो अगर देखें Q ये तो फिक्स्ड है, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अगर R इस केस में, इस स्पेशल केस में ड्यू टू वन चार्ज, अगर R ये कांस्टेंट हो जाता है, ये फिक्स्ड हो जाता है, तो V भी तो कांस्टेंट या फिक्स्ड हो जाएगा। अगर मान ले R मान लेते हैं हम 1 मीटर, तो जो भी होगा V, जो भी पोटेंशियल होगा, तो हर वो पॉइंट जो कि 1 मीटर दूर है तो हर एक के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। तो ऐसे हमें कितने पॉइंट्स मिलने वाले हैं? ऐसे हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलने वाला है। ये r डिस्टेंस दूर है, इसी तरह से आप इस तरह से देखेंगे आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो ये क्या बन रहा है? अगर 2 डायमेंशन में बात करें तो ये सर्कल जैसा दिख रहा है, लेकिन इन रियलिटी ये जो स्पेस है ये तो 3 डायमेंशनल स्पेस है। तो इस 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर हम एक सरफेस कंसीडर करते हैं जिसका कि हर एक पॉइंट इस पॉइंट चार्ज से बराबर डिस्टेंस दूर है, तो वो सरफेस कैसा दिखेगा? ऑब्वियसली वो एक स्फीयर होगा। उस स्फीयर को यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर हमें मिलने वाला है एक स्फीयर। आप समझ जाए कि मैं स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूं, मैं बहुत बुरा ड्राइंग कर रहा हूं। ये एक स्फीयर है, ऑलमोस्ट लगभग हो गया। एक स्फीयर हमें मिलेगा। ये जो पूरा स्फीयर है, इस स्फीयर का हर एक पॉइंट चूंकि बराबर डिस्टेंस दूर है तो हर एक पॉइंट में पोटेंशियल बराबर होगा। हेंस हम इसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। इस तरह से हमें और भी बहुत सारे सरफेसेस मिलेंगे। हमने क्या माना था एग्जांपल के तौर पे कि ये 5 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर मान ले 6 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस देखें तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, हमें वो सरफेस कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा स्फीयर बनेगा। ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो बदल जाएगा। अगर मान ले ये 5 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ये 5 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं ये 6 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। उसी तरह से हमें आगे और भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिल सकते हैं। तो ये सिंगल चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनते हैं वो स्फेरिकल नेचर का होता है। ऐसे ही अगर मान ले बहुत सारे चार्जेस रहें, अगर मान ले 2 चार्जेस रहें, तो कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा दिखेगा? तो वो कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक डम्बल शेप का बनता है। उसी तरह से 3 चार्जेस, 4 चार्जेस, इस तरह के अलग अलग शेप्स हमें मिलते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, यहां पर शेप कुछ भी हो सकता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का।
अब चलिए यहां से आगे बढ़ के ये देख लेते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं। जैसे कि पहला प्रॉपर्टी इसका देखें कि कोई दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करेगा? अगर आप देखें इक्विपोटेंशियल सरफेस वो है क्या, यहां इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को अगर मैं कंसीडर करता हूं तो ये कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका कि पोटेंशियल 5 वोल्ट का है, और कोई दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे कि ये वाला सरफेस है ये 6 वोल्ट का है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस कर जाता है कहीं पर, कहीं भी ये क्रॉस करता है, मान ले कि ये यहां पर एक दूसरे को क्रॉस करता है, तो ये 6 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये 5 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेकिन जहां इसका जंक्शन होगा, जहां ये मीट करेंगे इस जगह पे, वहां पोटेंशियल क्या 5 वोल्ट और 6 वोल्ट दोनों ही हो सकता है? नहीं, किसी एक पॉइंट में पोटेंशियल का सिंगल वैल्यू होता है, पोटेंशियल सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। सो यहां पर 5 वोल्ट और 6 वोल्ट एक साथ तो हो नहीं सकता। इसका सिंपल मतलब यह है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। सो इसी लॉजिक से अगर देखें तो हम ये तो कह सकते हैं कि दो चार्जेस अगर हो, दोनों के कारण मान ले 5 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा है, दूसरे फिगर में देखें तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज क्यों कर जाता है? वो तो एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं। इस पे हम आगे बात करेंगे और भी दो प्रॉपर्टीज जो है उन्हें देखने के बाद। अब हमने क्या देखा कि दो चार्जेस के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कुछ डंबल शेप का होगा। उसी तरह से एक बार देख लेते हैं, चलिए 3 चार्जेस अगर हो तो अगर एक और चार्ज हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कुछ ऐसे, तो फिर शेप कैसा बनता है? तो यहां शेप जो है कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा। आप लगभग समझ जाए कि कुछ ऐसा बनता है। इसी तरह से अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो शेप होता है वो बदल जाता है। अब अगला प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि नो वर्क डन, हमें कोई काम नहीं करना पड़ता है। कब? जब हम एक चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव करते हैं। मतलब क्या है इसका कि अगर कोई चार्ज है, यहां पर हमने एक चार्ज कंसीडर किया, चलिए चार्ज कंसीडर कर लिया हमने Q डैश्ड मैग्नीट्यूड का, तो अगर इसे आप मूव करके यहां से यहां ले जाएंगे, सो वर्क डन जो होगा ये वर्क डन 0 होगा, कोई काम नहीं होता अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस में ही इसे मूव करते हैं। क्यों नहीं होगा काम? क्योंकि हमें पता है दो पॉइंट्स के बीच, ये दो पॉइंट्स है, कोई चार्ज अगर मूव करता है, यहां पर इस एग्जांपल के हिसाब से चार्ज जो है Q डैश्ड है, तो ये अगर यहां से यहां तक मूव करता है, यहां पहुंचता है, तो जो वर्क डन होता है ये वर्क डन ये बराबर होता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट मीन VAB। सो वर्क डन होता है चार्ज इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये काम कौन करता है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड करता है। अगर आपको काम करना है, आप अगर मूव करके ले जाए तो आप इसी का निगेटिव काम करेंगे। जो भी हो वो मुद्दा नहीं है, सिर्फ हमें यह समझना है कि वर्क डन जो होगा किसी तरह से ये पोटेंशियल डिफरेंस का फंक्शन है। तो यहां पर चूंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच, यहां जो पॉइंट है और यहां जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, बल्कि यहां बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा हर एक पॉइंट में, हर दो पॉइंट्स के सेट में, तो चार्ज को मूव करने में वर्क डन कितना होगा? ये अगर 0 होगा तो टोटल वर्क डन 0 हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। सो इसीलिए कहा जाता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी चार्ज को मूव करने में कोई भी काम नहीं करना पड़ता है। यहां से आप एक मजेदार चीज समझ सकते हैं कि कोई भी बॉडी हो, कोई भी मेटेलिक बॉडी हो, मान ले इसे हम चार्ज दे रहे हैं, कोई आर्बिट्ररी शेप का बॉडी हो, ऐसा बॉडी मान ले। अब अगर यहां पर हम कुछ चार्ज देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ पॉजिटिव चार्जेस, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस दे दिए, तो ये पॉजिटिव चार्जेस करते क्या है? ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, और तब तक ये अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते रहता है जब तक कि इसमें चार्ज का फ्लो बंद ना हो जाए। ऐसा तो नहीं है कि आपने चार्ज डाला कुछ, ये चार्ज यहां पर पहुंचा, फिर ये यहां पर पहुंचा, फिर वापस से यहां पर आएगा, ऐसे हमेशा ये मूव करते रहेगा क्या? नहीं,
इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना ही है। तो जैसे ही ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, कभी ना कभी इसे तो आना ही है, वरना अगर चार्ज मूव करे, जैसे कि हम करंट कहते हैं, कंडक्टर के सरफेस में करंट फ्लो करेगा तो उसके कंडक्टर के रेजिस्टेंस के कारण वहां पर जो एनर्जी है वो डिसिपेटेड होगा। एक रेजिस्टेंस के थ्रू अगर करंट फ्लो करता है तो एनर्जी डिसिपेटेड होता है, आपको पता है ये। तो फिर हमेशा तो एनर्जी डिसिपेट नहीं हो सकता है, तब तो हमें परपेचुअल एनर्जी सोर्स मिल जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये पता है। इसका मतलब कभी न कभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा। जैसे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया, आपको सोचना है क्यों आया। आया इसलिए क्योंकि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो गया। जब हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा तब जाके कोई चार्ज मूव नहीं करेगा। अगर पोटेंशियल बराबर नहीं होता तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में पॉजिटिव चार्ज मूव कर जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। तो कोई भी हमारे पास कंडक्टर हो, किसी भी शेप का हो, इस आर्बिट्ररी शेप का हमने कंसीडर किया, यहां पर अगर चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है कि इस सरफेस का हर एक पॉइंट में पोटेंशियल बराबर होता है, वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। अब आते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के तीसरे प्रॉपर्टी पे। ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नॉर्मल होगा। दैट मीन अगर कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं देखता हूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ड्यू टू दिस चार्ज, वो कैसा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से दूर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा ताकि ये इस सरफेस के इस रीजन में नॉर्मल हो। किसी और जगह पे देख लेते हैं, तो यहां पर अगर मैं कंसीडर करता हूं इस जगह पे, तो यहां पर अगर मैं देखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्जेस कंसीडर किया था यहां पर सारे। सो यहां से दूर होगा पॉजिटिव चार्ज से, और साथ ही साथ ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉर्मल होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यही है इसका थर्ड प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों होता है, इसे समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन कैसा होता है। दो पॉइंट्स, यहां एक पॉइंट, यहां एक पॉइंट, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों के बीच मान ले कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहां का पोटेंशियल को हमने VA और यहां के पोटेंशियल को VB नाम दे दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है मान ले। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट में। तो अगर यहां पर कोई चार्ज रखा जाता है, चार्ज मान ले पॉजिटिव Q चार्ज हमने रखा, तो इस चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वाला, ये कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है यहां पर। सो ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन। अब मान ले ये चार्ज यहां से यहां तक पहुंचता है। आपके मन में डाउट हो सकता है कि चार्ज यहां से इस डायरेक्शन में क्यों नहीं मूव करेगा। ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं कि मान ले यहां पर एक वॉल है, उसे पेनिट्रेट ये नहीं कर सकता है। तो अब चार्ज यहां से यहां तक मूव कर गया, A से B तक, और चार्ज यहां तक पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट हुआ ये। वर्क डन कितना होगा, चलिए डिस्प्लेसमेंट को नाम दे देते हैं डिस्प्लेसमेंट S। सो वर्क डन यहां पर क्या होगा, आप चलिए मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस लाइन में हर एक पॉइंट में बराबर है। हम सिचुएशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो यहां पर वर्क डन कितना होगा, तो यहां से आप कह सकते हैं कि जो वर्क डन होगा, वर्क डन हमें पता है ये क्या होता है, ये होता है फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब यहां से देख लीजिए फोर्स होगा कितना। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E हो, वो Q चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है, वो होता है ये F, ये बराबर हो जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहां से आगे बढ़ते हुए हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो कि है Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट S। अब वर्क डन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क डन करेगा A से B तक ले जाने में, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर होता है चार्ज इनटू उन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के। ये भी आपको पता है।
तो ये जो टर्म है ये इसके बराबर हो गया। सो ये बराबर हो गया Q इंटू ई डॉट एस के। अब यहां से दोनों साइड को, इक्वेशन के दोनों साइड को अगर Q से डिवाइड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो गया। दैट मीन हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल, दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, सो यहां VAB कह देते हैं। सो VAB पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच, ये बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और उन दो पॉइंट्स के बीच जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डॉट प्रोडक्ट। यहां से आगे बढ़ते हुए आप देखें, इस रिलेशन को याद रखें, यहां से आगे बढ़ते हुए आप देखें कि यहां कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को 90 डिग्री में ही बनना है। क्यों बनना है? दो क्लोज पॉइंट्स हम कंसीडर कर लेते हैं, एक तो यहां पर और दूसरा यहां पर, बहुत क्लोज, बहुत छोटा डिस्टेंस हो, क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस है, प्लेन सरफेस नहीं है। तो यहां बहुत क्लोज हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया। यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ये ds है, मान ले, बहुत छोटा। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस V जो होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच, ये तो जीरो होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, V इज इक्वल टू जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कुछ भी हो, एग्जिस्ट तो करेगा, इसका कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फाइनाइट वैल्यू है। इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को V के बराबर होना है, जो कि जीरो होगा। अब यहां से आगे हम कह सकते हैं कि E डॉट ds, इस लॉजिक से E डॉट ds इज इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फाइनाइट वैल्यू है, ds का भी एक फाइनाइट वैल्यू है। दैट मीन दोनों के पास मैग्नीट्यूड है, लेकिन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है? डॉट प्रोडक्ट होता है दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसे पहले मल्टीप्लाई करें इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। सो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये यहां पर ds सरफेस वेक्टर नहीं है, ds डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। सो कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, जिसे कि जीरो होना है। तो अब ये टर्म जो है ये तो नॉन जीरो वैल्यू होगा इसका, क्योंकि EV एग्जिस्ट कर रहा है, इसका भी मैग्नीट्यूड है, ds का भी मैग्नीट्यूड है। किसे जीरो होना है फिर? ये जीरो होगा, डेफिनेटली इसे जीरो होना है, वरना प्रोडक्ट जीरो कैसे होगा? इसका मतलब कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। सो जैसे ही कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो हुआ, हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कोसाइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। सो ये थीटा क्या था? E और ds के बीच का एंगल। वो एंगल कौन सा होगा? वो एंगल यहां पर ये वाला एंगल होगा। और ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। ये क्या भी वही रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब वापस से फर्स्ट प्रॉपर्टी को एक बार देख लेते हैं। ये कह रहा है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। अब इस लॉजिक से जो अभी हमने सीखा, इस इंफॉर्मेशन से, इस नॉलेज से हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं कि अगर मान ले दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, वो अगर क्रॉस कर जाता है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि दो 5 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस तो एक दूसरे को क्रॉस कर ही सकता है, लेकिन क्यों नहीं करता है? उसका रीजन जो है वो हमें यहां से मिलेगा, उसका आंसर, कि ये जो पॉइंट है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एग्जिस्ट करता है, उसका डायरेक्शन कैसा होगा? उसका डायरेक्शन क्या ये इस सरफेस पे नॉर्मल होगा, इस जगह पे, इस सरफेस पे नॉर्मल होगा, या फिर जैसा कि हमें पता है कि इसे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नॉर्मल होना है, तो क्या ये इस पे नॉर्मल होगा? ये दोनों पे एक साथ तो नॉर्मल नहीं हो सकता है। इस पॉइंट पे जहां ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो यहां से भी हम ये समझ सकते हैं कि क्यों दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं।